हेलो एंड वेलकम इन जीएस विजन। वन दरोगा के ऑनलाइन बैच की डेमो चल रही हैं और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं यानी कि जो गेहूं है वो गेहूं के बारे में कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, चूंकि आप लोगों के यहाँ पर हाई स्कूल लेवल तक का सिलेबस है, मैं फिर भी उसको 12th लेवल तक के सिलेबस तक लेके जाऊंगा। इसके बाद भी बहुत सारी बातें होती हैं वो आपके सिलेबस के बाहर हैं। मैं जितनी बात करूंगा आप उनको समझिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और इस वीडियो की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में जाकर मिल जानी है। तो हमने पढ़नी है सीरियल क्रॉप्स यानी कि अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें उन फसलों को कहते हैं सामान्यतः जिनको हम खाद्यान्न के रूप में खाते हैं, जैसे कि हो गया गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे गेहूं की। इनमें भी जो आपकी सीरियल क्रॉप्स हैं सबसे ज़्यादा जो मैटर है पढ़ने के लिए वो गेहूं में है, चावल में है। बाकी फसलों में जैसे माना कि गेहूं 2 लेक्चर में खत्म होगा तो चावल भी 2 लेक्चर में खत्म होगा, लेकिन मक्का यानी कि मेज़ 1 लेक्चर में खत्म आपका हो जाएगा। तो रेगुलर क्लासेस जो है आप लोगों की मंडे से स्टार्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज गेहूं यानी कि वीट के बारे में। तो वीट के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले बात है कि गेहूं जो फसल है, सबसे पहला सवाल पूछता है कि वानस्पतिक नाम क्या होता है। हर फसल का अपना एक वानस्पतिक नाम होता है। गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम, साफ साफ लिखा है ट्रिटिकम इसका नाम है। गेहूं की बहुत सारी वेराइटीज हैं, बहुत सारी ब्रीड्स हैं, इनके बारे में बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, है ना। गेहूं में लगने वाले जो कीट होंगे, रोग होंगे, उन सब पे बात करूंगा। आज मैं गेहूं पे थोड़ा बेसिक बात करूंगा ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आए कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, ट्रिटिकम। गेहूं का कुल कौन सा है? कुल उसका ग्रैमिनी है। ग्रैमिनी यानी कि पोएसी कुल। तो जो ग्रैमिनी कुल या पोएसी कुल है, इस बात को याद रखिए, ग्रैमिनी या पोएसी कुल विश्वव्यापी कुल है। विश्वव्यापी मतलब ये पूरे विश्व में हर जगह पाया जाता है। इसके लगभग 620 वंश हैं। 620 वंश मतलब 620 जीनस हैं। 10,000 से भी अधिक इसकी प्रजातियां हैं। तो देखिए, इस कुल के बारे में मैं आपको यहां नहीं पढ़ा सकता, ये आपका बॉटनी का पार्ट है। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो ग्रैमिनी कुल है, ग्रैमिनी कुल की लगभग 620 वंश हैं। 10,000 से भी अधिक इसकी प्रजातियां हैं। और जो ग्रैमिनी कुल है इसके पुष्प क्रम को स्पाइक कहते हैं, ध्यान रखना। इसके पुष्प क्रम को स्पाइक कहते हैं। तो गेहूं का पुष्प क्रम भी क्या कहलाएगा? स्पाइक कहलाएगा। बहुत बार सवाल बना है कि गेहूं का पुष्प क्रम क्या कहलाता है, तो स्पाइक। इसको एक और वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट भी बोलते हैं। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट भी इसी को हम बोलते हैं। एक और बात ध्यान रखिए कि इसका जो फल या बीज है उसको कैरियोप्सिस कहते हैं। कैरियोप्सिस, इसके फल या बीज को कैरियोप्सिस कहते हैं। कैरियोप्सिस बीज क्या होता है? इसमें बीज भित्ति और फल भित्ति में कोई अंतर नहीं होता है। जो बीज भित्ति और फल भित्ति होती है इसमें कोई अंतर नहीं होता, कैरियोप्सिस जो होता है। मैं आप फिर बोल रहा हूं कि ये सारी बात जो फल और बीज की है ये आपकी बॉटनी में आएगी, लेकिन जहां पर जितनी बात मैं कनेक्ट कर सकता हूं उतनी सारी बातें मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम है। कुल ग्रैमिनी है। फैमिली स्पाइक है, इंग्लिश में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट भी कहते हैं। फल या बीज जो है वो कैरियोप्सिस जो है उसका फल या बीज है। और जो ग्रैमिनी कुल है इसकी कुल 10,000 प्रजातियां हैं और 620 इसके लगभग वो हैं वंश हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ जाइए, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत 62 से 71% तक होता है। 62 to 71% तक होता है। तो गेहूं में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है 8 से 15% तक। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत पूछा गया है। 8 से 15% तक प्रोटीन होता है। गेहूं के दाने या आटे में जो है वो ग्लूटीन नामक प्रोटीन होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कि गेहूं के आटे में, दाने में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटीन प्रोटीन होता है। इसी ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से चपाती बनती है। चपाती मतलब रोटी, यानी कि रोटी बनने के लिए गेहूं में कौन सा प्रोटीन होना जरूरी है? तो ग्लूटीन। ग्लूटीन नहीं होगा तो गेहूं की रोटी नहीं बनेगी। ठीक है जी। ये जो ग्लूटीन प्रोटीन होता है ये बच्चों जो कम एज के बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, ध्यान रखना है। इसलिए बच्चे को जैसे ही पैदा होता है हम रोटी नहीं देते हैं। तो बच्चों के लिए ये थोड़ा उल्टा प्रभाव डालेगा। वैसे रोटी बनने के लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक है? तो ग्लूटीन। अगली बात है, गेहूं C3 प्लांट है। आप कार्बन प्रकाश संश्लेषण पढ़ते होंगे, फोटोसिंथेसिस, तो उसमें आता है C3 C4 आता है। तो गेहूं जो है वो C3 है, आप बॉटनी में पढ़ेंगे इसको। C3 मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, तो होता क्या है,
इसके अंदर एक रुबिस्को एंजाइम होता है। रुबिस्को एंजाइम याद रखना, ये एक रुबिस्को एंजाइम है। रुबिस्को एंजाइम CO2 को ग्रहण करता है और जो इसका कार्बन प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन प्रोडक्ट वाला होता है। जो कार्बन प्रोडक्ट होता है ना उसका 3 कार्बन प्रोडक्ट वाला होता है, इसलिए इसको C3 बोलते हैं। इसके अलावा इसको LDP कहते हैं। LDP का मतलब क्या होता है कि इसको हम लो डे प्लांट कहते हैं। अब LDP क्या है, देखिए प्लांट 3 तरीके से होते हैं। पहला होता है SDP, दूसरा होता है LDP और तीसरा होता है डे न्यूट्रल। ये होता है SDP मतलब शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, जहां जिनको लाइट कम चाहिए होती है, मतलब उनको रातें लंबी चाहिए, दिन छोटे चाहिए, लाइट कम चाहिए होती है, जैसे कि गन्ना, जैसे कि टोबैको यानी कि तंबाकू, जैसे कि राइस और जैसे कि सोयाबीन। LDP जिनको लाइट ज्यादा चाहिए यानी कि दिन लंबे चाहिए, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये उसी में आता है। डे न्यूट्रल क्या होता है, डे न्यूट्रल क्या होता है कि जिन पर दिन और रात का यानी कि लाइट का कोई असर नहीं पड़ता है, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, दिन रात का प्रभाव नहीं पड़ता, टमाटर हो गया, मक्का हो गया, है ना। तो फिलहाल आपसे पूछे, ये आपका बॉटनी का पार्ट है, पढ़ेंगे आप, गेहूं कैसा है, LDP प्लांट है और गेहूं कैसा है, C3 प्लांट है। इसके अलावा गेहूं को स्टेपल फूड भी कहते हैं, यानी कि स्टेपल खाद्यान्न या फूड स्टेपल फूड भी कहते हैं। स्टेपल फूड क्या होता है, ऐसा फूड जो रूटीन में खाया जाता है, जो कंटिन्यू खाया जाता है, जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। जैसे बैंगन हम स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आलू देखो, आलू स्टेपल फूड है, आलू हम जनरली खाते रहते हैं, इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि यूरोप का मुख्य भोजन ही आलू है। तो जो रूटीन में खाया जाता है उसे हम बोलते हैं स्टेपल फूड, तो गेहूं को स्टेपल फूड भी कहते हैं। कुछ किताबों में आपको दिखाएगा कि गेहूं को अनाजों का राजा कहते हैं, द किंग ऑफ द ग्रेन्स। बिल्कुल नहीं, अनाजों का राजा मक्का को बोलना, मक्का को अनाजों का राजा बोलेंगे, गेहूं को नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। गेहूं के बाद जब कटाई हो जाती है तो उसमें दाना और चारा का अनुपात कितना होता है, 2:3 होता है, बात ध्यान रखिए। लेकिन जो बोने किस्में हैं यानी कि जो डेवलप की गई किस्में हैं उसमें 4:5 होता है। तो जनरली यही पूछता है कि दाना और चारे का अनुपात कितना होता है, 2:3 होता है। लेकिन बोने किस्मों में 4:5, ये बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। बीज का परीक्षण वजन जो होता है गेहूं में वो 40 ग्राम होता है, यानी कि बीज का जो टेस्टिंग वेट होता है वो 40 ग्राम होता है। लेकिन एक फ्लेरिस माइनर है, पाकिस्तान राजस्थान क्षेत्र में मिलती है, यहां बीज का वजन मात्र 2 ग्राम होता है, मात्र 2 ग्राम। ये बहुत ही छोटा दाना होता है, लाइक जैसे जिसको हम गुल्ली डंडा बोलते हैं ना, जो गेहूं वाले खेत में हो जाता है, उससे भी ये छोटे आकार में होता है। तो बीज परीक्षण जो टेस्ट वेट है वो 40 ग्राम होता है। लेकिन जो एक फ्लेरिस माइनर है, इसका कितना होता है, 2 ग्राम जो है आपको होता है। गेहूं के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए, शीतोष्ण चाहिए। अब टेम्परेट बहुत लोग नहीं समझोगे, चिंता ना करें, जल्द ही इन्वायरमेंट साइंस में मेरी एक वीडियो आएगी, क्योंकि आप लोगों को वायु और विंड पढ़नी है तो मुझे आपको क्लाइमेट पढ़ाना ही पड़ेंगे, ग्लोब में कौन कौन से क्लाइमेट जोन है। तो आप इतना समझ लीजिए कि फिलहाल ये टेम्परेट प्लांट है। अब टेम्परेट, ट्रॉपिकल और कोल्ड जोन क्या होते हैं, एक लेक्चर मेरा आपने देख लिया, आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बीज अंकुरण यानी कि जो बीज अंकुरण के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक इसमें स्टैंडर्ड माना जाता है, कि बीज अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेहतर माना जाता है। कभी सवाल पूछ लेगा। बीज के बाद प्लांट की ग्रोथ के लिए 16 से 22, हमारे यहाँ नवंबर में बो देंगे तो नवंबर में टेम्परेचर इतना होता है। उसके बाद 16 से 22 चाहिए ग्रोथ के लिए। परिपक्व यानी कि मेच्योरिटी क्या होता है, परिपक्व की भाई आकार ले लिया बड़ा, अब बड़ा आकार लेने के बाद उसमें अब पकाव आएगा, बीज बढ़ेगा, तो उसके लिए आइडियल टेम्परेचर 14 to 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ध्यान रखिए, मेच्योरिटी का टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये किसी भी हाल में 25 से ऊपर ना जाए। अगर ये 25 से ऊपर जाएगा तो गेहूं का बीज स्टार्टिंग से अच्छा ही नहीं बनेगा। अगर वो बीज स्टार्टिंग से अच्छा नहीं बना तो उसका जो है बाद में आउटपुट अच्छा नहीं मिलना है। दाना बनना जो है, दाना बनने के लिए जब दाना बन गया और दाने को प्रॉपर शेप में आना है तो उसके लिए बेहतर टेम्परेचर होता है 23 से 25। तो मेच्योरिटी के लिए 14 से 15, दाना बनने के लिए 23 से 25, वनस्पति ग्रोथ के लिए देखिए पहले बीज अंकुरण 20 से 25, दिसंबर जनवरी का महीना आ गया है ना। उसके बाद ग्रोथ के लिए 16 से 22, जनवरी का महीना, परिपक्वता के लिए 16 से 15, उसके बाद फिर 25 और उसके बाद दाना बनने के बाद 23 से 25 और उसके बाद फसल कटाई के लिए टेम्परेचर चाहिए ज्यादा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर ही फसल ये पकती है। बेस्ट सॉइल कौन सी है, बेस्ट सॉइल दोमट सॉइल है, यानी कि लोम सॉइल है, जिसका पीएच मान 5 से 7.5 तक होना चाहिए। याद रखिए 5 से
7.5 तक पीएच मान इसका होना चाहिए, ये बेहतर माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अब आया गेहूं की बुआई। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछता है, क्योंकि इससे हमारे गेहूं की भी बुआई हो जाएगी, जौ की बुआई भी हो जाएगी, मक्का की बुआई भी हो जाएगी, सब हो जाएगी। तो मैं आपको 6 मेथड पढ़ाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही। मैं आपको सेम ये पिक्चर्स में आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा। पहली बुआई है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग जो मेथड है ये विदेशों में चलता है जनरली। ड्रिलिंग मेथड में ये मशीन है, यहां पर गेहूं डाला हुआ है और ये मशीन के जो पाए हैं ये काफी गहराई तक जाते हैं। ये अंदर लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर तक गेहूं बीज के छोड़ के आ जाते हैं। इसको बोलते हैं सीड ड्रिल। सीड मतलब बीज, बीज यानी कि सीड ड्रिल। तो ये विदेशों में चर्चा में है, लेकिन आजकल ये फेल हो चुकी है, क्योंकि आजकल एक नई मेथड आई है ये वाली। ये है सीड कम फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है, देखो उसमें खाली सीड को ड्रिल कर रहे थे, इसमें आप देख रहे हो, देखो एक पाइप ये जा रहा है और दूसरा पाइप ये जा रहा है। ये आगे आगे चला, तो ये आगे चला, इसने क्या किया कि जमीन को खोद दिया। फिर एक पाइप से गेहूं आया, दूसरे पाइप से फर्टिलाइजर आया। तो गेहूं और फर्टिलाइजर यानी कि दाना फर्टिलाइजर दोनों डला अंदर। ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये लंबी सी पट्टी आ रही है। ये क्या करेगी, ये उसको बाद में उसके ऊपर मिट्टी से उसको प्लेन कर देगी, मतलब ये खुदाई करेगी। ये जो इसके पीछे वाली जो लाइन है ये वाली, ये उसको बाद में एक समान कर देगी। ये तो 2 पाइप आपको दिख रहे हैं वाले, एक से दाना आएगा, एक से आएगी फर्टिलाइजर। तो ये एक नया मेथड है, फर्टिलाइजर कम सीड। सबसे बेहतर जो मेथड माना जाता है गेहूं के लिए वो यही माना जाता है, फर्टिलाइजर कम जो आपका सीड है, ये सबसे बेहतर मेथड है। फिर उसके बाद तीसरा मेथड जो हमारे पहाड़ में भी चलता है वह छिड़काव मेथड, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, मुट्ठी में लेंगे और ऐसे छिड़काव कर देंगे, इसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। इसकी कमी क्या है कि इससे बीज बहुत बहुत अधिक लगता है, बीज अधिक लगता है इससे। जब आप बोएंगे ना तो बीज अधिक लगता है, लेकिन फिर भी कुछ पठारी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में आपका यही चलेगा। उसके बाद चौथा मेथड है डिबलिंग। डिबलिंग मेथड क्या होता है, इसमें सबसे कम बीज लगता है। डिबलिंग में क्या करेंगे, मान लीजिए डिबलिंग में ये खाई खुद की ना पूरी है, ये गेहूं की मान लीजिए, ये उसके लिए ये बीच में कुछ और फसल बो देंगे। होगा क्या कि जैसे आप किसानों को देख रहे हैं ना, ये एक एक बीज करके डालेंगे यहां पर, एक एक बीज करके। तो मतलब बीज सर्वाधिक कहां लगाता है, छिड़काव में। बीज की सर्वाधिक बचत कहां होती है, डिबलिंग में। सबसे कम बीज डिबलिंग में। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक बीज लगेगा छिड़काव में, सबसे कम लगेगा किसमें, डिबलिंग में। डिबलिंग में एक ये खाई बनी है ट्रेंच, एक एक करके आप बीज को डालेंगे, इसको बोलते हैं डिबलिंग मेथड। बहुत चर्चाओं में है और इसको बहुत ध्यान में रखना, आप ये बहुत पूछेगा आपसे। उसके बाद कुछ और जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर एक और चलता है मेथड, हल के पीछे बीज डालना, बिहाइंड द प्लो मेथड। ये देखिए बैल खींच रहा है तो यहां पर बीज डला हुआ है, तो ये हल के ये पीछे देखिए यहां पर ये बीज धीरे धीरे आता रहेगा। ये चरखा घूमेगा, ये बीजों को बाहर निकालेगा। ये मेथड है, ये जो भारत के रूरल रीजन है वहां पर है। इसमें भी 2 हैं, एक है केरा और एक है पोरा। केरा और पोरा। केरा वाले में जो बीज है वो हाथ से डाले जाते हैं, और जो पोरा वाला है, पोरा में बीज नली से आते हैं। ये जो कुंड बना ना, इसमें नली से आते हैं। केरा वाले में क्या होता है, केरा वाले में बीज ना ये नली नहीं होगी। जैसे माना खुदाई हो गई, यहां पर खुदाई होने के बाद आप ऊपर से बीज डालेंगे। माना कि किसान के हाथ में डंडा है ना, तो डंडा ना होगा, यहां पर उसके हाथ में बीज होगा, वो बीज डालता जाएगा। लेकिन जो केरा मेथड है, केरा वाला जो मेथड है, उसमें क्या होगा कि आपको बीज हाथ से डालना है। पोरा वाले में क्या होगा कि पोरा वाले में मशीन के माध्यम से बीज जो है अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद छठा मेथड है जो है FIRBM, आपने नहीं सुना होगा, फ्यूरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम। ये देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें गेहूं की बुआई ना एक नहीं, एक से अधिक पट्टियों में होती है। देखो ये 1 2 3 4 5 का ही रेंज है, बीच में खाली 1 2 3 4 5 का ही रेंज है, बीच में खाली 1 2 3 4 5। ये एक मेथड है। इसमें फसल कैसे दिखेगी मैं आपको दिखाता हूं। इस ऐसे दिखती है। अब आप इसको देख के बेहतर समझ गए होंगे। अभी आपने उसकी बुआई करते हुए देखा ना, तो बीच में जगह खाली, बीच में जगह खाली, देखिए इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं FIRBM मेथड, हम इसको कहते हैं। उसके बाद कुछ डेटा बता दूं मैं आपको। दुनिया में सर्वाधिक गेहूं कहां होती है, दुनिया में सर्वाधिक गेहूं जो है वो चाइना में होती है, इंडिया में होती है, देन रशिया में होती है। दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक एक्सपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर रशिया है, फिर कनाडा है, फिर USA है। दुनिया में
सबसे बड़ी जो गेहूं की मंडी है वो कौन सी है? विनिपिग। विनिपिग कहाँ है? कनाडा। आप कनाडा के मैप में जरूर देख लेना एक बार। दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। दुनिया में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन पर हेक्टेयर वाइज कहाँ होता है? बाहिया ब्लंका। बाहिया ब्लंका कहाँ पे? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पड़ता है बाहिया ब्लंका। पर हेक्टेयर वाइज सर्वाधिक गेहूं उत्पादन यहीं पर होता है। लास्ट में मैं एक बात आपको और बता दूं कि गेहूं के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो गेहूं के लिए यहां पर आप आइए, यहां पर पहले यहां पर एक घास का मैदान है, आपने सुना होगा प्रेरी। जो प्रेरी घास का मैदान है, प्रेरी ग्रासलैंड, वो यहां नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो प्रेरी घास का मैदान देखिए दो जगह पड़ता है, एक पड़ेगा अमेरिका में और एक पड़ेगा कनाडा में। अमेरिकन प्रेरी जो है वो मक्का के लिए प्रसिद्ध है। कनेडियन प्रेरी जो है वो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। आपसे सिंपल पूछेगा कि कैनेडियन प्रेरी किसके लिए फेमस है? गेहूं के लिए। अमेरिकन प्रेरी किसके लिए फेमस है? मक्का के लिए। उसके बाद यहां पर घास का मैदान पड़ता है पराना, इस क्षेत्र में पराना, यहीं पर है बाहिया ब्लंका, यहीं पर बाहिया ब्लंका आपको मिलेगा। उसके बाद यहां पड़ता है वेल्ड, यहां पर भी गेहूं अच्छी होती है। यहां पर जो आपने यूरोप वाला पार्ट देखा, यहां पर घास के मैदान, इसको बोलते हैं स्टेपी, स्टेपी घास के मैदान। तो ये पूरा यूरोप स्टेपी जो है ये गेहूं के लिए फेमस है। तो गेहूं के लिए फेमस प्रेरी, और उसके बाद नीचे पराना, वेल्ड और स्टेपी, ये गेहूं के लिए फेमस हैं। दुनिया में सर्वाधिक गेहूं चाइना, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो आपका रशिया है, सबसे बड़ी मंडी विनिपिग है, और सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर उत्पादन होता है कहां पर? बाहिया ब्लंका। अब आऊंगा मैं भारत में, और गेहूं की बुआई के समय बीजों में कितनी दूरी होनी चाहिए। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, बीज, उसके बाद इंडिया में जो डेटा है, उसके बाद गेहूं में कौन कौन से कीटनाशक लगते हैं, गेहूं की कौन कौन सी हाइब्रिड फसलें हैं, उन सब पर दिखाऊंगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूं इट्स मोर देन सफिशिएंट। आप इसको जरूर नोट्स बनाइए, और मैं आपके ही उसमें एप्लीकेशन में इसका क्विज भी डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।